हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश रेनबो जो है आपका, वो स्वीटेस्ट लवाई डोंट गो पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ये स्वीटेस्ट लवाई डोंट गो में किसका वर्णन है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है आपका। ये फर्स्ट चैप्टर पोएम का है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम पहले आज जो है इस कविता को हम स्टेंजा पढ़ा देंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देंगे। फिर इसके बाद में आपका समरी करवा देंगे, इसका समरी जो आपका समरी होता है वो करवा देंगे। उसके बाद में जो इसका क्वेश्चन आंसर होता है वो हम करवा देंगे, आपका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो आप यदि जो आप इस चैनल पर नया है तो लक्ष्य एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर डे आपका जो वीडियो मिलेगा वो आपके पास चला जाएगा। आपको पर डे अपलोडिंग होगा वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। इसके अलावा यदि जो आपको लगता है कि कुछ और भी कमी हो रहा है तो आप जो आपका है आप अपना सजेशन दे सकते हैं। मतलब आप मैसेज करके आप दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं, आज प्यार के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है आपका, देख लीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसका मतलब ये हो रहा है कि प्यार कभी नहीं मरता है। वो आज हम लोग जानेंगे कि क्या सच में ही प्यार क्या होता है, प्यार काहे नहीं मरता है, इसमें कभी क्या बतलाना चाहता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये देख लीजिए, स्वीट मतलब होता है मीठा। पहले हम अबाउट पॉइंट जानते हैं। स्वीट मतलब होता है मीठा। स्वीटेस्ट मतलब होता है सबसे मीठा, मतलब सबसे मधुरतम। लव माने होता है प्यार। आई डू नॉट को मतलब मैं नहीं जाता हूँ। यदि जो ऐसा ग्रामेटिकल हम हिंदी कर देंगे तो इसका मतलब होता है कि प्यार सबसे मधुरतम प्यार मैं नहीं जाता हूँ, ऐसा हो जाएगा। पर ऐसा ऐसा इसका अर्थ है नहीं, क्योंकि ड्रामाटिस्ट जो होता है कुछ अलग टाइप से लिखता है। इसलिए स्वीटेस्ट बाई डोंट गो का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि प्यार कभी नहीं मरता है। क्या हम लोग समझेंगे? प्यार कभी नहीं मरता है। स्वीटेस्ट लवाई डोंट गो, प्यार कभी नहीं मरता है। और ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। तो हम पहले कवि के बारे में जान लेते हैं कि ये जॉन डन का जन्म कब हुआ था। तो जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और 1631 ईस्वी में लटक गया था, यानी मर गया था। यानी यहाँ से हम यदि जो बढ़िया से यदि आप स्टेंजा यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आप बना करके आएंगे। लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो जॉन डन का जन्म हमने बताया कि 1572 इंग्लैंड में हुआ था, 1631 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। पूछेगा कि जॉन डन किस प्रकार के कवि है, तो आपको आंसर लगाना है मेटाफिजिकल पोएट है, आध्यात्मिक कवि, मेटाफिजिकल पोएट है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि ये जॉन डन किस लिए जाना जाता है। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाना जाता है, सटायर्स के लिए जाना जाता है, सटायर्स एंड इलीजिस के लिए जाना जाता है, सटायर्स एंड इलीजिस, और सरमन्स के लिए जाना जाता है। तो जॉन डन जो है आपका सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाना जाता है, सटायर्स के लिए जाना जाता है, सटायर्स एंड इलीजिस के लिए जाना जाता है, और सरमन्स के लिए जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन दे देगा आपका, ए में रहेगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स रहेगा, बी में सटायर्स एंड इलीजिस रहेगा, और सी में आपका सरमन्स रहेगा, और डी में ऑल ऑफ दीज रहेगा। तो आपको ऑल ऑफ दीज लगाना है। कहेगा जॉन डन किस परिवार में जन्म लिया था। तो रोमन कैथोलिक फैमिली, इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक फैमिली में इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, रोमन कैथोलिक फैमिली। उसके बाद में पूछेगा कि जॉन डन कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, जो आप जानते हैं पूरा दुनिया में मशहूर है। हमारा बिहार में भी आपका मशहूर है नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर भी बहुत सारे देश विदेश के छात्र आया करते थे पढ़ने के लिए। तो आज देखिए खंडहर हो चुका है, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ता है, वहां पर जॉन डन पढ़ता था। चलिए अब हम जानते हैं, पहले हेडिंग समझ लेते हैं कि ये प्यार क्या होता है। तो प्यार जो होता है वो चार प्रकार से होता है, चार प्रकार के मुख्य रूप से। जैसे एक प्यार होता है माँ बेटा वाला प्यार, वो देख सकते हैं कि एक वो प्यार हो गया। एक होता है प्यार भाई बहन वाला प्यार, वो दूसरा प्यार हो गया। एक देखे होंगे लड़का लड़की वाला प्यार, वो तीसरा हो गया। उसके बाद में आप देखे होंगे फिल्मों में जो आपका हीरो हीरोइन वाला प्यार करते हैं। तो चार ढंग से प्यार होता है, आप देख सकते हैं। पूछेगा प्यार क्या है। अब प्यार क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले हम पूरा जान लेंगे इसके बारे में
कि प्यार होता क्या है। गलत शब्द नहीं है, प्यार गलत शब्द नहीं है। तो प्यार जो होता है एल से होता है, देखिए लैक ऑफ सॉरो। प्यार जो होता है दुख का झील होता है, लैक ऑफ सॉरो। लैक मतलब झील, सॉरो मतलब दुख। प्यार जो होता है दुख का झील होता है। ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का महासागर होता है। लोग प्यार में आंसुओं को भी बहाते हैं। किसी से यदि वो जुदा हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसके बाद भी क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग रोते हैं भी, बिलखते भी हैं। वैली ऑफ डेथ, प्यार जो होता है वो मृत्यु की घाटी होता है। प्यार में कितना लोग मर भी जाते हैं, लटक जाते हैं, पंखा से लटक जाते हैं, रेल के पटरी पर चले जाते हैं। ये समझ भी होता है आपका, वैली ऑफ डेथ होता है। यानी प्यार जो होता है मृत्यु की घाटी होता है। एंड एंड ऑफ लाइफ, और जीवन का क्या होता है, अंत होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्यार में कितना बड़ा आपका रिक्सी होता है। लोग प्यार करते हैं और प्यार के बिना आपका जीवन अधूरा भी होता है। ऐसे भी कहा जाता है प्यार करना खेल नहीं है बच्चों का, और जान निकल जाती है अच्छे अच्छों का। तो इस प्रकार से देख लीजिए, आपका प्यार जो होता है ऐसा खराब शब्द है नहीं। प्यार एक ऐसा चीज है, एहसास वाला शब्द है, जो हम इस कविता में आज पढ़ने वाले हैं। कि जो ये कहा गया कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, प्यार कभी मरता नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कभी ना इम्तिहान लेना यूं प्यार में सच्चों का, क्योंकि मोहब्बत ने सर झुकाया है अच्छे अच्छों का। ये भी लाइन बिल्कुल सही कहा गया है कि कभी ना इम्तिहान लेना यूं प्यार में सच्चों का, क्योंकि मोहब्बत ने सर झुकाया है अच्छे अच्छों का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्यार में हम लोग जानते हैं कि क्या कहानी है, क्या वर्णन है। तो जैसे जान लेते हैं कवि के बारे में और जान लेते हैं। कवि जो है, जिस प्रकार से बच्चे मैट्रिक पढ़ते हैं, लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उसी प्रकार से जॉन डन जो है अपना परिवार घर छोड़ करके वो लंदन शहर गया था पढ़ने के लिए। वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था। लेकिन वहाँ पर जो रूम लिया था, वहाँ पर जैसे रूम लेने के बाद वहाँ पर रह करके जब जाता था पढ़ने के लिए, तो वही घर में मकान मालिक की एक बेटी थी, और उससे जैसे बोला बोली होता था, घर में जैसे वार्ताव होता था, एक दूसरे से वार्तालाप होता था, बोलचाल होता था। बोलचाल होते होते जैसे एक जगह पर जैसे लड़का लड़की रहने के बावजूद वो ठोकर लग जाता है, ये तो सबको पता है। उसी ढंग से वैसा ही हुआ था। यानी कि जॉन डन जो है जिस घर में रह रहा था, उसी मालकिन के बेटी से मतलब बोला बोली हुआ, एक दूसरे से अटैचमेंट होते गया, करीबी बढ़ते गया। करीबी बढ़ते बढ़ते जो होता है एक दूसरे में लगाव हो गया था। एक दूसरे में लगाव होने के कारण क्या हो गया था, एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। अब जानते हो लड़की की क्या नाम था, वो लड़की का अनमोल नाम था। और वो अनमोल, याद रखिएगा, अनमोल था। अब ये रोमन कैथोलिक फैमिली जहां पर जॉन डन का जन्म हुआ था, जिस परिवार में, वो वहां पर ही नीचा कास्ट के माना जाता था। यानी ऊंचा कास्ट के नहीं माना जाता था, नीचा कास्ट के माना जाता था। अब वो लड़की ऊंचा कास्ट के थी। अब जानते हैं कि हमारा देश में भी जातिवाद है, तो दुनिया का अन्य देशों में भी जातिवाद की कमी नहीं है, जातिवाद तो रहबे करता है। उसी ढंग से इसमें भी था। इसका परिवार को स्वीकार नहीं था, उच्च वर्ग के थी। इसीलिए जब ऐसा हुआ, जब एक दिन मकान मालिक को जब ऐसा पता चला कि हाँ ये दोनों में मतलब प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जॉन डन को घर से निकालने के भी धमकी दिया कि मतलब तुमको रखेंगे नहीं ऐसे वैसे। लेकिन अब क्या कर सकता है, अब दोनों दिन से यदि जो प्यार हो गया है, तो उसमें आप सोच के देखिए कि लड़की ही पहले चाही थी कि हमको इसे मतलब लगाव हो गया, हम इसके बगैर नहीं जी पाएंगे। उसके लिए सोच के देखिए कि उसका मकान मालिक जो थी इसके लिए मतलब मार पीट करके इसको जेल भी भेजवाने का काम की थी। लेकिन जॉन डन जेल भी गया था, 4-5 महीना 6 महीना रहा भी था। लेकिन जब सोची कि मतलब हम तब ले अपना बेटी के कहीं दूसरा जगह शादी कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं कर पाया। क्योंकि वो बेटी जो है, एक दिन ऐसा हुआ कि घर उर छोड़ छाड़ के, और जॉन डन जब निकला जेल से, तो वो उसके पास चली गई और कही कि मतलब हम घर से भाग करके आए हैं और तुम्ही से हम शादी करेंगे, हमको किसी से मतलब नहीं है। जैसा कि आज मॉडर्न ज़माना में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, उसी ढंग से ये कहानी है। बहुत ही प्यारा लव स्टोरी है, बहुत बेहतर है, अच्छा है। तो उस प्रकार से जॉन डन का शादी हो जाता है, यानी वो भाग करके शादी कर लेती है। शादी करने के बाद कुछ दिन तक बिताने के बाद, मतलब आप सोच के देखिए इतना बड़ा लव स्टोरी जो भाग करके शादी करते हैं, आप सोच के देखिए। तो ये प्यार तो प्यार ही है। आप जानते हैं प्यार का तो दुश्मन जमाना है, और हर आशिक के प्यार का अपना ही फसाना है। और सबको पता है कि आंसू ही मिलता है प्यार में, फिर भी ना जाने क्यों हर कोई इस प्यार में दीवाना है। तो इसी प्रकार से
आंसू मिलता है, मृत्यु की घाटी है, ओशन ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का महासागर है और इसमें जीवन का अंत हो जाता है, फिर भी लोग प्यार करना नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से जब जॉन डन और अनमोल दोनों का जब विवाह हो जाता है, दोनों जब एक साथ रहने लगते हैं, तो जॉन डन धीरे धीरे बहुत अच्छा दिन तक बिताते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि जॉन डन जो होता है अपना काम से और जर्मनी जा रहा है काम से, तो उसका पत्नी उसको रोकती है, होल्ड करती है, अदम एक पल भी उस जॉन डन से जुदा नहीं रह पाती है। और उसी दरमियान ये पूरा स्टेंजा लिखा गया है। जॉन डन अपना पत्नी को पूरा स्टेंजा कह कह के सुनाता है, समझाता है अपने पत्नी को कि देखो उदास नहीं हो। अब जानेंगे कि क्या क्या चीज समझाता है स्टेंजा में। यहाँ पर हमने स्टेंजा लिखा, आपका बुक में भी होगा स्टेंजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला स्टेंजा है, ये देख लीजिए आपका पहला स्टेंजा। पहला स्टेंजा में एक एक स्टेंजा करके हम ध्यान से सुनेंगे कि जॉन डन अपने पत्नी को क्या समझाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला स्टेंजा में देखिए क्या कर रहा है, कहता है स्वीटेस्ट लव। आप देख लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल और पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट वो किस प्रकार की कविता है, तो लव पोएम आंसर लगाना है, आपको लव पोएम करना है आंसर। उसके बाद में हम लाइन बोलते जाएंगे, लाइन से भी आपका सवाल आता है। एक बार में आप चाहें तो पूरा क्लियर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी इसका आप चाहें तो समरी भी आपको लिखे रहता हूं, बिल्कुल आसान भाषा बताएंगे। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, देखिए जॉन डन अपने पत्नी को समझाता है, जर्मनी जा रहा है और उसका पत्नी कहती है कि हमको छोड़ करके नहीं जाइए जी, यानी हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। इतना प्यार करती थी क्योंकि वो घर से भाग करके आई थी ना, इसलिए। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मेरी प्रियतमा, स्वीटेस्ट लव, बहुत बेहतर ढंग से समझाते हैं। कहते हैं स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रियतमा। कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ द, ये देखिए द लिखा गया है, ये एंशिएंट अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ द नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी। कहता है पहला स्टेंजा में कि मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। वेरीनेस का कहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब क्या होता है, तो आपको बतलाना है। वेरीनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, टायर्डनेस मतलब होता है थक जाना। तो कहता है मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे ऊब गया हूं। वेरीनेस ऑफ द नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, न इस उम्मीद से कि हम जहां जा रहे हैं दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी। कहते हैं पहला स्टेंजा में कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ द नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। कहते हैं मेरी प्रियतमा, बहुत प्यारा से, मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे ऊब गया हूं, ना इस उम्मीद से कि हम जहां जा रहे हैं दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। कहते हैं ना कि अंततः एक मनुष्य को मर जाना है, आज ने तो कल मरना है। कभी जो है डेथ इज सर्टेन बताते हैं, यानी मृत्यु जो है ना निश्चित है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, डेथ इज सर्टेन। कभी ने कहा है डेथ इज सर्टेन, क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, निश्चित होता है। कहता है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। कहता है अंततः हमको एक दिन मर जाना है। इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ, और इससे सबसे बेहतर ये होगा कि जब मृत्यु हो ही जाएगा, इसलिए इन जेस्ट और दस्ट बाई फेंड और डेथ्स टू डाई। यदि जो हमको एक दिन मर ही जाना है तो मर ही जाना है, तो हम क्यों नहीं अपना जिंदगी में पूरा मनोरंजन करके मरे। यानी जितना भी इंजॉयमेंट होता है, जितना समय आपको दिया गया है, आप उतना समय में ही एकदम बिल्कुल मनोरंजन के साथ हमारा क्या हो, मृत्यु। कभी पहला स्टेंजा में ये समझाते हैं। अगला स्टेंजा में उसका पत्नी जब ऐसा बोलते हैं कि हाँ मर जाएंगे, तो आप सोच के देखिए कोई पत्नी का ऐसा नहीं लगेगा कि उसका यदि वो पति कहेगा कि हम मर जाएंगे तो उसका पत्नी चाहेगी कि हाँ मर जाओ, कभी ना ऐसा होता है। वो जब भी ऐसा बोलेगी तो उसका मुंह दबा देती है कि ऐसा शब्द नहीं बोलिए, मरे आपका दुश्मन, ऐसा भी बोला जाता है। तो उस प्रकार से जब उसका पत्नी जो है एकदम और रोने लगती है, बिलखने लगती है, मरने का जब नाम लेता है जॉन डन, तो
उसके बाद फिर से जॉन डन अगला स्टेंजा में समझाता है। क्या समझाता है देख लीजिए। कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। कहता है गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था। अस्त मतलब होता है डूबना, याद रखिएगा। कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। कहता है गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था और आज तुम्हारे सामने है। कहता है हु हैज नॉट डिजायर नॉर सेंस, जिसके पास कोई इच्छा नहीं है, जिसके पास कोई दिमाग नहीं है। कहता है जिस सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, जिस सूरज के पास कोई दिमाग नहीं है, और से उगता है और डूब जाता है। लेकिन हम क्या हैं, हमारे अंदर तो इच्छा भी है, हमारे अंदर तो दिमाग भी है, हम तो सोच भी सकते हैं। तो उसके लिए तुम काहे डरती है कि हम जाएंगे और वहां से हम वापस नहीं आएंगे तुम्हारे पास। ऐसा कभी कहता है तो कहेगा कि कवि ने अपने जर्नी का तुलना यानी यात्रा का तुलना किससे किया है, तो सूर्य से आंसर लगाना है, सन ऑप्शन में रहेगा सन। तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था और आज तुम्हारे सामने है। कहता ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, जिसके पास कोई इच्छा और दिमाग नहीं है। कहता है नॉर हैव सो शॉर्ट अवे, जिसका कोई लघु रूप भी नहीं है, जिसका कोई लघु रूप भी नहीं है। एक होता है लघु मतलब जिसका कोई छोटा रूप नहीं है, वो तो देखो उग जाता है डूब जाता है। कहता है देन फियर नोट मी, तब मुझे कोई भय नहीं, तब मुझे कोई भय नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही, सपर्स देन ही। तो कहता है ना कि तुम मुझ पर यदि विश्वास की हो ना कि हम तुम्हारा पूरा जीवन हम साथ निभा देंगे, यदि जो तुम मुझ पर विश्वास की हो तो मैं ये विश्वास को तोड़ने नहीं दूंगा, मतलब टूटने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा मतलब टूटेगा नहीं कभी विश्वास, मतलब हमेशा तुम्हारा जीवन में पूरा जीवन निभा दूंगा, मतलब जब तक मैं जीऊंगा तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। कभी का कहने का मतलब यही हुआ। इसलिए कहता है कि तब मुझे कोई डर नहीं है। बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, मैं पक्षी के भांति जाऊंगा और उड़ करके फिर वहां से अपना काम करके पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा दूसरा स्टेंजा में कहता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से पूछ लेगा, लाइन भी पूछेगा कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है, तो स्वीटेस्ट व्हाइट डाउन को से बताना है। अगला स्टेंजा, जब ऐसा बोलने के बावजूद भी उसका पत्नी और रोने लगती है और बिनखने लगती है, फिर कहती है कि हमको छोड़ करके नहीं जाइए जी। उसके बाद से अगला स्टेंजा में क्या कहता है जॉन डन, इस सभी लोगों के लिए यूज किया गया है। कहता ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहता मनुष्य का कैसा दुर्बल शक्ति है, निर्बल 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 शक्ति है यानी कमजोर शक्ति है। कहता हाउ फीबल, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य का कैसा कमजोर शक्ति है कि दैट इज गुड फॉर्चून फॉल। कहता कैन नॉट एडेड अनदर आवर्स, कहता थोड़ा सा यदि जो सौभाग्य रूठ जाता है तो वो अपने आप को एक पल भी नहीं जोड़ पाता है। मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है, वो अक्सर चाहता है, हमेशा चाहता है कि हम खुश रहें, यानी कभी उदास नहीं रहना चाहता है, यानी हमेशा खुश रहना चाहता है, ऐसा स्वार्थी होता है आदमी में। इसलिए कहता है मनुष्य कैसा मतलब कमजोर शक्ति है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा मैंस पावर इज वेरी वीक, आंसर लगाना मैंस पावर इज वेरी डॉट डॉट वीक, वीक भरेगा। तो कहता है वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, किसकी शक्ति कमजोर है, तो आदमी का। मैंस पावर इज वीक मतलब आदमी का शक्ति क्या है, कमजोर है। तो वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहता मनुष्य का कैसा कमजोर शक्ति है, दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, यदि जो सौभाग्य रूठ जाए, कहता है कैन नॉट एडेड अनदर आवर्स, कहता है एक पल भी एक घंटा भी अपने आप को अपना दुख का सामना नहीं कर पाता है, एकदम चिल्लाने लगता है, एकदम अकबका जाता है, ऐसा आदमी होता है। कहता है नॉर ए लॉस्ट, और कहता आवर रिकॉल, कहता बट कम बैड चांस, कहता एंड वी आर ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ आर इट सेल्फ अस टू एडवांस। कहता है ना कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, जब कभी समय बीत जाता है, चला जाता है इंसान के जीवन में, तो वो कभी समय वापस लौट करके नहीं आता है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि एक मनुष्य के जीवन में दो पहलू आता है, अच्छाई भी आता है और बुराई भी आता है, दोनों को सामना करके ही आगे बढ़ना है। एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, हम लोगों को अपना ताकत लगाना है उस दुख को झेलने के लिए, उस दुख से आगे बढ़ने के लिए हमको अपनी पूरा ताकत लगाना है। कहता है ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ,
एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और कहता है हम जो ये तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं ना, वो आपको फ्री में। मतलब कि यदि जो इतना हम कहीं दूसरा जगह जाके बोलते हैं ना, तो उसके बदले में बहुत कुछ हमको इज्जत सामान पैसा मिलता। ऐसा कवि कह रहे हैं, मतलब कि बकलोलिया कह रहे हैं, अपना पत्नी को समझा रहे हैं। कहता है वी टीच इट आवर एंड स्ट्रेंथ, कहता है इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस। कहता है ये शिक्षा जो है ना हम तुमको एडवांस में दे रहे हैं, पहले सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा आदमी का शक्ति होता है कि थोड़ा सा दुख हो जाता है तो वो अपने आप को एक पल भी, एक घंटा भी जोड़ नहीं पाती है, यानी हमेशा खुश रहना चाहती है। ये तीसरा स्टैंजा था। चौथा स्टैंजा, कवि कहते हैं जब ऐसा कहने के बावजूद भी उसका पत्नी इतना जिद्दी होती है, पत्नी ऐसो भी जिद्दी होती है, इतना जिद्दी होती है, इतना जिद्दी होती है कि वो मानती ही नहीं है, कहती है कि नहीं हमको छोड़ के जाए, मतलब जैवे मत कीजिए। अब आप सोच के देखिए कि किसी के पति का यदि कुछ काम रहेगा तो वो छोड़ करके नहीं किससे जाएगा, वो अपना काम करके आएगा। हमेशा थोड़ी है कि हाँ दिन भर उसी के पास सट के बैठा हुआ रहेगा, ऐसा तो है नहीं, अपना तो काम तो करना पड़ेगा। बिना, कहा जाता है कि बिना भोजन के, मतलब कि यदि आपका पेट नहीं भरा हुआ रहेगा तो बिना कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, तो पेट के लिए तो हर कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार से कहता है अगला स्टेंजा में, कहता है व्हेन यू साइड्स नॉट बेंड, कहता है जब वो सिसकियां भरती है, जब वो आहें भरती है, कहता है कि व्हेन यू साइड्स नॉट बेंड बट साइड्स माई साउल अवे। तो कहता है जब वो सिसकियां भरती है, जब वो आहें भरती है, ये हम लोग को कहा जा रहा है, तो कहता है ना कि वो क्या होता है, बट साइड्स माई साउल अवे, कहता है जब वो आहें भरती है, जब वो सिसकियां भरती है, तो वो हवा का झोंका नहीं होता है कि इधर से आया और इधर उड़िया के चला गया। वो कहते हैं ना कि जब वो आहें भरती है, जब वो सिसकियां भरती है, तो वो हवा का झोंका नहीं होता है। कहता बट साइड्स माई साउल अवे, मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है, मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है, मेरा मतलब जो दिल है, जो कलेजा है, उसको उड़ा करके, मेरा मन को जो है ना, और वो उड़ा करके लेके जाती है, और मेरा मन भी करता है कि हम उसको छोड़ करके नहीं जाए। इतना प्यार करती थी वो लड़की इस जॉन्डन से। और ऐसा नहीं था कि हाँ जॉन्डन प्यार नहीं करता था, जॉन्डन भी प्यार करता था, लेकिन इसमें जो है ना मतलब कि अनमोल जो है, जो उसका पत्नी है, जब जॉन्डन या अपनी यात्रा पर जर्मनी जा रहा है तो उसके लिए जो है ना थोड़ा सा दुखी है। आपका यहाँ से भी एक सवाल आएगा, सैड उदास है, यानी पत्नी जो है अपना पति से थोड़ा सा उदास है कुछ पल के लिए, और कहती है कि हमको छोड़ करके नहीं जाए। कहता है वेन यू वेप्ट अनकाइंडली काइंड, जब वह करंदन करती है, जब वह रुदन करती है, जब वो चिल्लाती है, वेन यू वेप्ट अनकाइंडली काइंड, कहता माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, मेरा जीवन रुधिर विनष्ट हो जाता है, मेरा जीवन रुधिर विनष्ट हो जाता है, यानी मेरा जो जीवन चल रहा है ना, रक्त जो बह रहा है ना, वो जहाँ तहाँ जम जाता है। और लगता है वो अपने पत्नी को ही देखते रहे, निहारले रहे, उसको छोड़ करके नहीं जाए, ऐसा कवि का कहना है। वेन यू वेप्ट अनकाइंडली काइंड, जब वो क्रंदन करती है, रुदन करती है, तो कहता है माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके, कहता मेरा जीवन रुधिर विनष्ट हो जाता है, लगता है हम अपना पत्नी को छोड़ करके नहीं जाए, लेकिन क्या करें, काम है तो सबको करना पड़ेगा। कहता है इट कांट बी, यह नहीं हो सकता, फिर से हिम्मत बनाता है, यह नहीं हो सकता, दैट यू लव्स मी एज यू से इट, ऐसा कहते हैं कभी कि वह लगता है मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती, इतना प्यार करती है कि वो बहुत प्यार करती है हमसे, मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह पाती है, ऐसा जॉन्डन का कहना है। उनका पत्नी इतना प्यार करती थी, लव मैरिज हुआ था, भाग करके शादी किए थे ना, इसलिए कहता इट कांट बी दैट यू लिव लव्स मी एज यू से इट, मतलब कि मानो कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। कहता है ने इफ इन थिन माई लाइफ्स यू बेस्ट, कहता है कि यू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, यहाँ पर देखिए यू इसको पढ़ना है, एंशिएंट में THOU ऐसे दिया है, अभी मॉडर्न में YOU होता है, तो यहाँ पर से ये सब भी आपका यहाँ से उठा करके पूछ लेगा कि मॉडर्न में मीनिंग THOU का क्या होता है, तो आपको आंसर यू लगाना है। ये सभी देख लीजिए, यू बहुत सारा जगहों पर बी का स्पेलिंग WEE लिखा हुआ आपका बुक के अनुसार, तो उसको आपको समझना है। देखिए यू भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कहता है इफ इन थिन माई लाइफ यू बेस्ट, और कहता है कि यू आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, कहता है कि हम अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपना हम काम करेंगे, क्योंकि माया एक क्या है, ये समझ जो आपका पारिवारिक जो संसार होता है एक प्रकार के एक माया होता है। माया यानी कि वो आपको बांध करके रखता है एक दूसरे में,
कोई यदि वो डेथ कर गया, कोई किसी की मृत्यु हो गया, तो कुछ पल के लिए देखिए रोते हैं। किसी का बेटी का विवाह होता है, उसमें भी देखिए प्यार टूटता है, उसमें भी कुछ पल के लिए लोग रोते हैं, फिर देखिए सब कुछ ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से एक माया है, उस ममता कहते हैं, ममता, वो ममता के कारण ऐसा होता है। चलिए हम लोग जानेंगे लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा बहुत सुंदर है और इसमें पूरा ये कविता का समरी निकल जाएगा कि क्या सच्चे में स्वीटेस्ट वाई डॉन्ट को प्यार कभी नहीं मरता है। जानते हैं, कहता है लेट नोट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कहता है लेट नोट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कहता हमारे अंदर जितने भी बुराइयां हैं, हर मनुष्य के अंदर जितना अच्छाइयाँ होता है वो बुराइयां भी होता है उसके अंदर। कहता है कि लेट नोट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कहता हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सारे बुराइयों को हटा करके, उन सारे बुराइयों को हटा करके मतलब बाहर निकाल करके, कहता है डेस्टिनी में टेक द पार्ट, नियति अपना खेल खेलेगी, एंड मे द फियर्स फुलफिल। ये जो द है THE है, THY लिखा गया है। कहता है मे द फियर्स फुलफिल एंड मे द फियर्स फुलफिल। कहता है ने हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सारे बुराइयों को मिटा करके, हटा करके, कहते हैं डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल। कहता है नियति अपना खेल खेलेगी और मुझे भय से मुक्त कर देगी। जो हमको डर लग रहा है ना, ये माया के जाल में जो फंसे हुए हैं, ममता के जाल में जो फंसे हुए हैं ना इस पत्नी के, वो हमको भय से मुक्त कर देगी, ऐसा कहते हैं। एंड मे द फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी। और हम सोचते हैं, और हम क्या सोचते हैं, आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लीप। आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, करवट लेकर सोना है। दे हूं वन अनदर कीप, दे हूं वन अनदर कीप, जो एक दूसरे के करीब हैं, जो एक दूसरे के पास हैं, ए लाइफ जीवन भर, नेवर पार्टेड वी। कहता है वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। ये लाइन बहुत सुंदर बोला है। कहता है कि हमारे अंदर जितना भी बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों को हटा करके, मिटा करके, एंड मे द फियर्स फुलफिल। कहता है कि जितना भी बुराइयां उन सभी को मिटा करके, एंड मे द फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी। और हम सोचते हैं, आर बट टर्न्ड साइड टू स्लीप। कहता है करवट लेकर सोना है। दे हूं वन अनदर कीप, दे हूं वन अनदर कीप ए लाइफ जीवन भर, नेवर पार्टेड बी, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। अब देख लीजिए यहाँ क्या बोला था, स्वीटेस्ट लव आई डोंट, कि प्यार कभी नहीं मरता है। ये बहुत सुंदर लाइन। कहता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब प्यार करने वाले होते हैं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से चाहने वाले होते हैं, तो इसमें कभी कहते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, बशर्ते कि चाहने वाला होना चाहिए, बेहतर ढंग से मानने वाला होना चाहिए, सच्चे दिल से प्यार करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ झूठे मन से प्यार करे, नहीं, सच्चे दिल से प्यार करने वाला होना चाहिए। वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया स्वीटेस्ट बाई डोंट को, प्यार कभी नहीं मरता है। चलिए, तो हम आपको पहला चैप्टर आपको हम स्टेंजा पढ़ के सुना दिए हैं। यदि जो आपको अच्छा लगेगा आप अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ेगा। यदि जो आपको बेहतर लगेगा इसका हम ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। उसके बाद में फिर हम समरी भी आपको करवा देंगे, बहुत आसान तरीका में आपको समरी करवा देंगे। इसमें से आपको देख लीजिएगा कि कुछ कुछ लाइन भी जैसे पूछ देगा, कहेगा वेन यू साइट्स नॉट बीन बट साइट्स माई साउल अवे इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट बाई डोंट गो से। या फिर कहेगा वेन यू साइट्स नॉट बीन और बट साइट्स माई साउल अवे, कहेगा हैज बीन रिटन बाई या हैज बीन कंपोज्ड बाई, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन। कहेगा वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, कुछ लाइन ऐसे दे देगा। या फिर कहेगा नॉर इन, ये देखिए आपका कहेगा यहाँ से दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कहीं से भी कोई लाइन उठा करके दे देगा और कहेगा ये कहाँ से। तो यदि आप स्टेंजा बारीकी से यदि जो आप पढ़े होंगे तो इसमें आप आसानी से एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार करें, ये आपका वीडियो आपके पास परमानेंट रहेगा। आप एक बार नहीं तो दो बार देख सकते हैं। हमने लाइन पढ़ पढ़ के सुनाया, यहाँ पर हमने बोर्ड पर लिख करके समझाया है, आपका बुक में भी है। तो यदि जो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। कुछ यदि इसमें त्रुटि लगेगा, कमी यदि नजर आएगा, यहाँ सर फिगर नहीं दिख रहा है, चाहे और भी कुछ नहीं, तो आप उसमें कमेंट करके बता दीजिए, उसमें हम सुधार करेंगे। और आप अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आप वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे आप सीख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द ही ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। और आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।